नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग पीआईबी न्यूज़ कवर करने वाले हैं 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि हम लोग पीआईबी न्यूज़ किस तरह से कवर करते हैं। कोई भी जो न्यूज़ होता है उस न्यूज़ का मैं नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, जो भी पीआईबी न्यूज़ है उसका मैं नोट्स बनाता हूँ। ये जो नोट्स है ये आपको याद रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही पॉइंट दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, कि जब आप नोट्स समझोगे ना तो आपको समझना आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू द टेक्स्ट। ठीक है, तो आप नोट्स से समझते हैं चीजों को और नोट्स को ही आपको याद करना है। टेक्स्ट मैंने दिया है सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए, एक बार आप रीड कर लो। ठीक है, तो हर एक न्यूज का मैंने सेम काम किया है कि हर एक न्यूज में मैंने एक नोट्स दिया है। ठीक है, और फिर उसको रीडिंग करने के लिए टेक्स्ट भी दिया है। तो यही काम हम लोग कर रहे हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहला न्यूज है वाइब्रेंट प्रोग्राम। ठीक है, वाइब्रेंट प्रोग्राम। चलो, तो इसको हम लोग नोट्स से समझते हैं और नोट्स में जितना कुछ लिखा हुआ है वही आपको याद भी करना है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और WNS ग्लोबल सर्विसेज, इन लोग दोनों का कोलैबोरेशन के बाद ये प्रोग्राम बना है। मतलब इन लोग दोनों ने कोलैबोरेट करके ये प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम का नाम है वाइब्रेंट, CSR ESG एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि CSR क्या होता है, ESG क्या होता है, मतलब इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। ये हम लोग स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। कौन से स्टूडेंट को सिखा रहे हैं? मैनेजमेंट स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, जो कि मैनेजमेंट सीख रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट जो सीखता है उसी को हम लोग CSR ESG और सस्टेनेबिलिटी सिखाते हैं, ताकि इन फ्यूचर में जाकर के वो अपने कंपनी में गवर्नेंस भी काम कर सके, सोसाइटी के लिए कुछ दे भी सके और इन्वायरमेंट के लिए भी काम कर सके। ठीक है, हम लोग स्टूडेंट्स को, जो कि मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग सिखाते हैं CSR ESG सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को ही हम लोग बोल रहे हैं वाइब्रेंट प्रोग्राम। तो हम लोग मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर तीन चीज ऐड कर रहे हैं। CSR ऐड कर रहे हैं, ESG ऐड कर रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी सिखा रहे हैं। 6 महीने का ये कोर्स होने वाला है। 22.5 घंटा का एकेडमिक सेशन होगा जहाँ पर हम लोग थियोरेटिकल नॉलेज देंगे, और 18 घंटा का फील्ड वर्क होगा जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। तो एक ब्लेंडेड टाइप का कोर्स है जहाँ पर वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले रहा है और थियोरेटिकल नॉलेज भी ले रहा है। और जब ये हो जाता है तो उन लोग को सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसीलिए इसका देखो टैगलाइन भी दिया हुआ है, चेंज मेकर्स फॉर ऑफ टुडे, लीडर्स ऑफ टुमारो। आज जो चेंज करेंगे वही आगे जाके लीडर बनेंगे, है ना। तो सिंपल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और WNS ग्लोबल सर्विसेज, इन लोग दोनों ने मिलकर कोलैबोरेट करके एक प्रोग्राम लाया है जिसका नाम है वाइब्रेंट CSR ESG एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। इसके अंदर ट्रेनिंग दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। 6 मंथ का ये ट्रेनिंग होने वाला है। 22.5 घंटा का एकेडमिक सेशन होगा, 18 घंटा का फील्ड वर्क होगा। इसमें हम लोग CSR ESG और सस्टेनेबिलिटी सिखा रहे हैं बच्चों को, और लास्ट में फिर सर्टिफिकेट भी दे देंगे। सिंपल, न्यूज में कुछ था ही नहीं। अब रीड कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। देखो, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और WNS ग्लोबल सर्विसेज, इन लोग दोनों ने मिलकर के ये एक प्रोग्राम लाया है वाइब्रेंट CSR ESG सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। इसमें हम लोग मेन स्ट्रीम मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर CSR ESG सस्टेनेबिलिटी को ऐड कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को हम लोग लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार कर पाए। यहाँ पर हम लोग सर्टिफिकेट भी देंगे थ्रू IICA डिजिटल क्रेडेंशियल सिस्टम। IICA मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, 6 महीने का ये ट्रेनिंग होने वाला है। 22.5 घंटा का एकेडमिक सेशन, 18 घंटा का फील्ड वर्क, 15 मॉड्यूल के थ्रू ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। सिंपल, और तो कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। अभी यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, तो इसीलिए ये न्यूज थोड़ा सा, ये स्कीम थोड़ा सा नाम में आ गया है, तो इसको पढ़ के जाना। हर एक स्कीम के लिए ना मैंने एक स्कीम डॉक्यूमेंट आपको दे रखा है, वो स्कीम डॉक्यूमेंट आप कर लेना। वहां से फेज 2 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, वहां पर काफी सवाल बनेंगे, और नाबार्ड में भी काफी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, यहाँ पर क्या है कि क्रेडिट गारंटी हम लोग दे रहे हैं, क्रेडिट गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो क्या होता है कि मान लो कि आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, एक्सपोर्ट करना चाहो, कर ना पाओ क्योंकि पैसा ही नहीं है। जब आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बना पाओगे और फिर जाके उसको एक्सपोर्ट कर पाओगे। लेकिन अभी आपके पास पैसा है नहीं, आप लोन लेने जा रहे हो, आपको लोन भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंक बोल रहा है कि भाई तुम तो एक MSME हो, तुम थोड़ा छोटे हो, रिस्क बहुत ज्यादा है एक्सपोर्ट करने में, आपको पैसा मैं क्यों दूं, आप पैसा लौटा भी पाओगे कि नहीं लौटा पाओगे। तो पैसा नहीं मिल पाता है, स्पेशली MSME को। और जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर होते हैं उनको पैसा नहीं मिल पाता, उनको लोन नहीं मिल पाता है, बैंक उसको लोन देता ही नहीं है। ठीक है, बैंक या फिर दूसरा कोई लेंडर उसको लोन देता ही नहीं है, रिस्क की वजह से, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट के केस में बहुत सारा रिस्क भी बनता है। तो सरकार ये कहता है कि हम लोग एक स्कीम लेकर के आए हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम। यहाँ पर एक्सपोर्टर को लोन मिलना चाहिए, और अगर एक्सपोर्टर लोन नहीं वापस करेगा तो बैंक हम तुमको पैसा दे देंगे।
तो बैंक और मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो भी लेंडिंग करता है, बढ़िया से आप लेंडिंग कर दो एक्सपोर्टर को, और कमी मत रखो। जितना भी आप लोग लेंडिंग करोगे, अगर वो लौटाता नहीं है आपको पैसा, अगर रिपेमेंट नहीं आता है, तो सरकार देगा। तो सरकार गारंटी ले रहा है क्रेडिट का। तो सरकार 100% गारंटी लेता है, 100% गारंटी लेता है फॉर एक्सपोर्टर्स, ठीक है, स्पेशली एमएसएमई, ताकि लोन आसानी से उनको मिल सके फ्रॉम लेंडर्स या फिर बैंक्स, जिसको हम लोग मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। बैंक्स आर अलाउड टू गिव एडिशनल लोन, यानी कि एक्स्ट्रा क्रेडिट अप टू टोटल ऑफ 20,000 करोड़ टू एक्सपोर्टर्स। तो सरकार बोल रहा है कि 20,000 करोड़ तक का हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं, तुम 20,000 करोड़ तक का लोन दो एक्सपोर्टर्स को, स्पेशली एमएसएमई को, ताकि वो लोग भी आगे अपना सामान बेच सके और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अचीव कर सके, है ना। चलो, यही है और कुछ है नहीं। तो फुल क्रेडिट गारंटी मिल रहा है यहाँ पर, यानी 100% गारंटी मिल रहा है बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को कौन सा इंस्टीट्यूशन दे रहा है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनेबल बैंक्स टू एक्सटेंड एडिशनल क्रेडिट अप टू 20,000 करोड़। मतलब जितना वो नॉर्मल देता है बैंक, उतना तो लोन नॉर्मल देगा ही, एडिशनल 20,000 करोड़ तक का लोन दे सकता है, उसका गारंटी सरकार दे देगा। ऐसा सरकार का कहना है इस स्कीम के थ्रू। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। ओवरसाइट करने के लिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, इसके लिए एक मैनेजमेंट कमेटी को बनाया गया है, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी ऑफ डीएफएस, जो कि मॉनिटर करेगा इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। क्लियर? और तो कुछ नहीं था यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो छोटा छोटा न्यूज है, आराम से आप कवर कर ले रहे हो। इसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है। ये जो स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, इसको भी अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ये अनाउंस किया गया था बजट में, और अब जाकर इसको अप्रूवल मिल गया है, इसीलिए ये मिशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ से समझते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, अभी हम लोग देखे थे कि एक्सपोर्टर लोग को लोन नहीं मिल रहा था, तो सरकार बोला कि लोन दो एक्सपोर्टर लोग को लोन दो, गारंटी हम देते हैं, अगर वो लोग नहीं चुकाएगा तो हम चुका देंगे, ऐसा सरकार कह रहा था। तो यानी एक्सपोर्ट को लेकर के सरकार काम करना चाहता है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक स्कीम भी आया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। देखो ये बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन अब जाकर ये अप्रूव हो गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। दो स्कीम को यहाँ मर्ज करके ये स्कीम लाया गया है। एक है आईईएस, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, और दूसरा है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव माई। तो आईएस माई, ठीक है, ये लोग दोनों को मर्ज करके एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को लाया गया है। ये स्कीम के अंदर है क्या भाई, ये समझो, ठीक है। 6 साल के लिए स्कीम आया है, 2025-26 से लेकर के 30-31 तक, याद रखना ये, ठीक है। और कितना इसका आउटले रखा गया है? 25,060 करोड़ रुपया। तो 6 साल के लिए 25,060 करोड़ रुपया लेकर के हम लोग एक्सपोर्टर का मदद कर रहे हैं। एक्सपोर्टर में भी स्पेशली एमएसएमई, या कोई फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है, या फिर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ठीक है। फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर का मतलब पहली बार एक्सपोर्ट कर रहा है, एमएसएमई का मतलब आप जानते हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर का मतलब होता है ऐसा सेक्टर जहां पर लेबर लोग काम करके एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर मतलब कि कपड़ा बनाने का सेक्टर। तो कपड़ा बनाने सेक्टर में बहुत सारे लेबर है, उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, और उन लोग काम कर रहा है, टेक्सटाइल बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनके लिए हम लोग क्या उसको बोलते हैं, उनको प्रमोट करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उनका काम थोड़ा आसान करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग एलोकेट किए हैं 25,000 करोड़ रुपया, क्योंकि सपोर्ट जो है ना, वो पैसे के थ्रू ही होता है ना। तो इसीलिए हम लोग पैसे के थ्रू ही उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, लोन उन लोग को दे रहे हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। दूसरा जो हमारा एक्स फैक्टरिंग होता है, वो फैक्टरिंग भी हम लोग दे रहे हैं, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, अभी समझते हैं। तो मतलब हम लोग एक्सपोर्टर्स को मदद कर रहे हैं, दो तरीकों से कर रहे हैं, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। ये दो दो सब स्कीम है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के अंदर ही दो सब स्कीम है, एक निर्यात दिशा, दूसरा निर्यात प्रोत्साहन। निर्यात प्रोत्साहन का मतलब कि हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और निर्यात दिशा का मतलब कि हम लोग एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं, या एक दिशा दिखा रहे हैं। तो निर्यात प्रोत्साहन में हम लोग ट्रेड फाइनेंस को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं, यानी कि जो भी एक्सपोर्टर को पैसा चाहिए, वो पैसा उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाए, और मिले तो मिलने के लिए एक तो क्रेडिट गारंटी भी हम लोग दे देंगे, दूसरा कम दाम पे मिले, कम इंटरेस्ट रेट पे मिले तो हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन भी दे देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे देंगे हम लोग। साथ में एक्सपोर्ट फैक्टरिंग भी कर देंगे। क्या होता है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, ये समझते हैं। मान लो कि एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, मान लो एक एक्सपोर्टर है, वो एक सामान बेचा है,
ठीक है, वो सामान बेचा है और वो सामान 5 दिन में पहुंचेगा, ठीक है, 5 दिन लगेगा उसको पहुंच जाएगा ये, ठीक है, 5 दिन जब जब तक पहुंचेगा तब ना उसको पैसा मिलेगा। 5 दिन में उसको मान लो सामान पहुंचा, तब जा करके वो 30 दिन में वापस पैसा देगा उसको, ठीक है, 30 दिन में वापस पैसा देगा। तब तक तो एक्सपोर्टर के पास पैसा नहीं है कि वो आगे का प्रोडक्शन करेगा और दूसरे को बेचेगा। तो इस समय जो होता है ना, एक्सपोर्टर जो है वो लोन लेना चाहता है, तो सरकार बोलता है कि हम तुमको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे देंगे। या फिर जिनको भी सेल किया है वो उनका एक बिल आया होगा, जिनको भी सेल किया उनका एक बिल आया होगा कि हम आपको बाद में पेमेंट करते हैं, 30 दिन के बाद पेमेंट करते हैं। तो ये जो बिल है ये दिखाएगा बैंक को, तो बैंक इसको क्या करेगा, इसको पैसा दे देगा, समझे। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग होता है ना, जहां पर बिल को दिखा करके बैंक उसको कुछ पैसा दे देता है और बाद में ये बिल को फिर तगादा कर लेता है मेन आदमी से, ठीक है। तो ये डिस्काउंटिंग होता है, इसको बोलते हैं फैक्टरिंग। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल ये समझो कि एक्सपोर्टर के लिए हम लोग एक चीज लेकर के आए हैं जिसमें उसको पैसा मिल सकता है टाइम पे, बस इतना ही समझ लो और कुछ नहीं। लोन मिल सकता है टाइम पे, इतना ही समझ लो और कुछ ज्यादा इसमें समझने का था नहीं, ठीक। अब निर्यात दिशा का समझते हैं। निर्यात दिशा में हम लोग चाहते हैं कि जो भी एक्सपोर्टर है वो मार्केट को लेकर के रेडी हो सके, क्योंकि अगर मान लो कि हमको यूएसए में अपना सामान भेजना है तो सामान का कुछ कंप्लायंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी सामान यूएसए को बेच रहे हैं, वहां का कुछ स्टैंडर्ड होगा, उस स्टैंडर्ड को हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो वहां का जो कंप्लायंस है, वहां का जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, वहां पर जिससे हमको परमिशन लेना पड़ेगा, तो उसका जानकारी इस स्कीम के अंदर दिया जाएगा, निर्यात दिशा के अंदर दिया जाएगा कि आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट आप किस तरह से आसानी से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको कंप्लायंस देना पड़ेगा, इंटरनेशनल ब्रांडिंग कैसे आपको करना है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट कैसे आपको मीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मार्केट रेडीनेस पे काम कर रहे हैं कि आप मार्केट को लेकर रेडी हो जाओ, ठीक है। कंप्लायंस असिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा, इंटरनेशनल ब्रांडिंग सपोर्ट मिल जाएगा और हम लोग ग्लोबल रिक्वायरमेंट को मतलब मीट करने के लिए आसानी हो जाएगा। तो ये था एक्सपो प्रमोशन स्कीम जो कि बजट में आया था और अब जाकर ये इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, अप्रूव हो गया। अब रीड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। इससे हम लोग का क्या होगा, एक्सपोर्ट सेक्टर जो है हम लोग का वो बढ़ेगा। एमएसएमई जो है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उन लोग पे बहुत हेल्प पहुंचेगा। फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर जो है उनको भी बहुत हेल्प पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये सिखा रहे हैं कि आप नया मार्केट में जाओगे तो आप क्या क्या कंप्लायंस करोगे, नया मार्केट में जाओगे तो ब्रांडिंग किस तरह से बनाओगे। लेबर इंटेंसिव सेक्टर में भी ये काफी हेल्पफुल साबित होगा। इसमें आउटले रखा गया है 25,060 करोड़ रुपया और 2025-26 से लेकर के 30-31 तक, यानी 6 सालों तक के लिए ये आया है ना। 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है, 6 साल के लिए। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका नोडल मिनिस्ट्री है। इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग विद द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अदर की स्टेक होल्डर्स। इसमें दो सब स्कीम है, एक है निर्यात प्रोत्साहन जिसमें हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं एक्सपोर्ट फैक्टरिंग करके, इंटरेस्ट सबवेंशन करके यानी इंटरेस्ट सब्सिडी दे करके। दूसरा निर्यात दिशा, निर्यात दिशा में हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस तरह से आप चीजों को आसानी से कर सकते हो, मार्केट को लेकर के रेडी हो सकते हो, ठीक है। मार्केट रेडीनेस पे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस पे काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी किस तरह से मेंटेन करना है, कॉम्प्लायंस कैसे करना है, इसके लिए सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग, समझे। तो क्लियर है और कुछ नहीं है। देखो सिंपल हम लोग क्या समझे, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट को लेकर के प्रमोट कर रहे हैं। किसको करेंगे, जो एमएसएमई है, जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है, या फिर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उनको कर रहे हैं। दो सब स्कीम के थ्रू कर रहे हैं। एक है निर्यात प्रोत्साहन जिसके अंदर हम लोग ट्रेड फाइनेंस अफोर्डेबल कर दे रहे हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे हम लोग लोन दे दे रहे हैं, एक्सपोर्ट का फैक्टरिंग कर दे रहे हैं। दूसरा निर्यात दिशा, एक्सपोर्ट को लेकर के डायरेक्शन दे दे रहे हैं, कैसे देंगे कि कंप्लायंस कैसे मैनेज करना है, ब्रांडिंग कैसे आपको सपोर्ट, ब्रांडिंग का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा, ग्लोबल रिक्वायरमेंट किस तरह से आपको फुलफिल करना है वो भी आपको नॉलेज मिल गया। तो मतलब इस तरह से आपको एक्सपोर्ट का डायरेक्शन भी मिल गया, एक्सपोर्ट का प्रमोशन भी मिल गया। यही स्कीम था और कुछ नहीं था, यहाँ पर आपने रीड भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब है जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स, समझते हैं इसको भी। जल संचय जन भागीदारी अवार्ड। जल संचय का मतलब होता है जल को कंजर्व करो, वाटर को कंजर्व करो। जन भागीदारी का मतलब होता है कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कराओ। तो जल संचय जन भागीदारी अवार्ड यानी कि वाटर कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यही हो गया। तो कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करा करके पानी को कंजर्व कर लो, इसको हम लोग बोल रहे हैं जल संचय जन भागीदारी। तो ये अवार्ड भी उसी के लिए होगा जिन्होंने अच्छा काम किया होगा इन जल संचय एंड जन भागीदारी, बस। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, छोटा छोटा गड्ढा बना दे रहे हैं, जहां पर बारिश होगा तो पानी जाके जमा हो जाएगा। उससे क्या बेनिफिट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। और क्या बेनिफिट,
और बेनिफिट की मान लो कि कभी पानी का क्राइसिस आ गया तो वहां से पानी यूज कर सकेंगे। तो वाटर कंजर्वेशन का तो बहुत बेनिफिट है। तो लोग वाटर कंजर्वेशन के लिए छोटा छोटा गड्ढा बना रहे हैं, छोटा छोटा पोखर बना रहे हैं, है ना, जहाँ पर पानी रहेगा, और पॉन्ड बना रहे हैं। तो वो बनाने के लिए हम लोग लोगों को आपस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स, यूथ, कॉर्पोरेट्स आपस में आकर के पार्टिसिपेट करो, और सब अपने अपने एंड से गड्ढा बनाओ, कोई कुआं बना दो, जिससे कि पानी कंजर्व हो सके। ठीक है, 3 C पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। एक CSR, कंपनी को चाहते हैं कि तुम कंपनी भी आओ, कॉर्पोरेट्स आओ, और अपना CSR को पैसा लगा करके छोटा छोटा गड्ढा बनाओ, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करो। कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी मेंबर्स है वो लोग आए और पार्टिसिपेट करें। कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से छोटा छोटा गड्ढा बना दो, जहां पर पानी आएगा, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाएगा, और साथ में पानी भी रह जाएगा। तो ये काम करने के लिए हम लोग ये चीज लाए हैं, जल संचय, जन भागीदारी। यहाँ पर हम लोग पहली बार अवार्ड दे रहे हैं। देखो, अवार्ड जब देंगे ना तो ये लोग और मोटिवेट हो जाएगा और काम करेगा। ठीक है, अभी हमारे एक भैया ही लगेंगे, बगल में ही भैया रहते हैं। अभी कुछ समय पहले PIB में आप लोग न्यूज भी पढ़े होंगे कि हम लोग वृक्ष वृक्ष को लगाने के लिए अवार्ड दे रहे थे। तो वहां पर भैया को अवार्ड मिला है, झारखंड सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, अवार्ड सेरेमनी में। और उनके पूरी टीम को 20 लाख रुपया मिला है। तो बाकी लोग भी अब देख रहे हैं, तो बाकी लोग को भी लग रहा है कि नहीं, है बहुत अच्छा चीज है, अगर इतना पैसा मिलेगा तो हम लोग भी क्यों ना करें। तो सबको प्रोत्साहित हो जाएगा और काम करेगा और पेड़ लगाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग जल को कंजर्व करने के लिए ये अवार्ड लेकर के आए हैं, जल संचय जन भागीदारी अवार्ड 1.2, यानी पहली बार लेकर के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टारगेट दिए थे कि जो भी जनरल स्टेट्स होंगे, उनका डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 10,000 स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में 10,000 स्ट्रक्चर? अरे भाई, छोटा छोटा गड्ढा बनाने में कितना ही समय लगता है। छोटा छोटा गड्ढा अगर तुम बनाओगे तो बहुत सारा बना सकोगे ना। तो 10,000 मिनिमम स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा जनरल स्टेट्स का डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद है नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स। अब नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में ना बहुत ज्यादा ढलान है, तो वहां पर ज्यादा आप पोखर नहीं बना सकते। तो वहां पर आपको बोल रहा है मिनिमम 3,000 स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, ये सब टारगेट है। अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो उस केस में 10,000 स्ट्रक्चर मिनिमम बनना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब टारगेट फुलफिल करता है और अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उनको अवार्ड मिलेगा। तो वही अवार्ड पहली बार यहाँ पर मिला है। ठीक है, 100 अवार्ड दिया गया है, 100 अवार्ड्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएटेड, क्वालिटी ऑफ वर्क, इम्पैक्ट ऑफ वर्क, CSR इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू वाटर कंजर्वेशन के लिए कितना स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, इस आधार पे हम लोग 100 अवार्ड्स दे रहे हैं। और ये अवार्ड देख करके बाकी लोग भी और इंकरेज होंगे और आगे वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे, है ना। तो 5 जोन क्रिएट किया गया है, वहां पर अवार्ड दिया गया है। 3 बेस्ट परफॉर्मर निकल करके आए हैं। TCR, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, TCR। ओके, 5 जोन क्रिएट किया गया है और हर जोन के लिए भी हमारा एक अवार्ड दिया गया है, हर जोन के लिए। तो नदर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स, तो स्टेट्स को 5 जोन में बांटा गया है, और वहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट को मिला है अवार्ड वो बताया गया है। जैसे नदर्न रीजन के लिए मिर्जापुर को मिला है, जो कि यूपी के अंदर आता है। ईस्टर्न रीजन के लिए बलोट को मिला है, जो छत्तीसगढ़ में आता है। सदर्न रीजन के लिए आदिलाबाद, तेलंगाना के अंदर, उनको अवार्ड मिला है। वेस्टर्न वेस्टर्न क्या बोल रहा था, वेस्टर्न जोन के अंदर ईस्ट नेवार को मिला है, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के अंदर नॉर्थ त्रिपुरा को मिला है। ठीक है, समझ गए, ये कहानी था, कुछ था नहीं। चलो, यहाँ पर अब देख लो, यहाँ तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपने समझा कि यहाँ पर कितना शॉर्ट तरीके से आप चीजों को समझ रहे हैं। एक लाइक कर दो। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ बोलने। चलो, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अनाउंस किया है द अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अंडर जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। ठीक है, ये हम लोग 3C मंत्र के हिसाब से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, कम्युनिटी, CSR एंड कॉस्ट। ठीक है, कि कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहिए, CSR का पैसा लगना चाहिए, और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्टेट्स को हम लोग 5 जोन के अंदर डिवाइड कर दिए हैं फॉर फेयर कॉम्पिटिशन, नदर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स। ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन टारगेट भी यहाँ दिया गया है, वो हम लोग देख चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट यानी जनरल स्टेट्स के केस में मिनिमम 10,000 आर्टिफिशियल रिचार्ज एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, यानी कि नॉर्मल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स, मिनिमम 3,000 स्ट्रक्चर्स। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मस्ट क्रिएट
10,000 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 100 अवार्ड दिया गया है। अवार्ड किसको किसको मिला है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, सिक्स नेशनल वाटर अवार्ड्स। अभी देखो यहाँ पर भी हम लोग ये चीज देखिए, वाटर कंजर्वेशन अवार्ड, और यहाँ पर भी वाटर कंजर्वेशन के तरीके का ये अवार्ड है ना, वाटर अवार्ड्स। तो आपको लगेगा ये सेम तो नहीं है, नहीं सेम नहीं, देखो क्या अलग है, कुछ अलग है। वहां पर सिर्फ बात कर रहे थे कि वाटर कंजर्वेशन के लिए आप गड्ढा बना दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गड्ढा बनाने से काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पर अलग अलग इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं पानी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। हाँ, कोई भी स्कीम के अंदर आप ला सकते हैं, जैसे यहाँ पर अवार्ड दिए थे हम लोग जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव के अंदर। यहाँ पर कोई सा में भी अवार्ड दिया जाएगा, अगर आपने वाटर कंजर्वेशन के लिए अच्छा काम किया तो आपको अवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो पहला एडिशन था अवार्ड का, यहाँ पर 6th एडिशन है अवार्ड का, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ देखते हैं, नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर इनोवेशन इन वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई अगर आप नया ट्रिक लेकर के आए हैं, ठीक है, नया तरीका आपने ढूंढा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट्स आर अवॉर्डेड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट अक्रॉस एनी एक्टिविटी, एनी स्कीम, एनी इनिशिएटिव। कोई भी इनिशिएटिव हो, कोई भी स्कीम हो, कोई भी एक्टिविटी हो, अगर आपने वाटर कंजर्वेशन के लिए अच्छा काम करा है तो फिर आपका अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इसमें, ठीक है। चलो इतना समझ गए। अब छठा एडिशन ये हो रहा है, तो छठा एडिशन में 46 अवार्ड आपको मिल रहा है। किसको मिल रहा है? डिस्ट्रिक्ट्स को मिल रहा है, 10 कैटेगरीज के अंदर। 5 जोन यहाँ पर भी बनाया गया है, वही सिंपल जो पहले जोन था वही यहाँ पर भी जोन है। नदर्न जोन, ईस्टर्न जोन, सदर्न जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स। यहाँ पर नदर्न जोन के लिए मिर्जापुर को फिर से मिला है, यहाँ पर भी मिर्जापुर को ही मिला था नदर्न जोन के लिए, ठीक है। ईस्टर्न जोन के लिए लेकिन यहाँ पर राजनंदगांव को मिला है, ठीक है। सदर्न जोन के लिए यहाँ पर तिरुनेलवेली तमिलनाडु को मिला है। वेस्टर्न जोन के लिए यहाँ पर खरगांव एमपी को मिला है, और नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स के लिए सिपाही जला त्रिपुरा को मिला है। यहाँ पर 3 परफॉर्मर्स है, बेस्ट परफॉर्मर्स महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, ठीक है। हाँ, ठीक है। वहां था टीसीआर, यहाँ है एमजीएच, ठीक है, यहाँ पर रीड कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है अनाउंस द विनर्स ऑफ 6 नेशनल अवार्ड्स, नेशनल वाटर अवार्ड्स, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद पहला जो नेशनल वाटर अवार्ड है ये 2018 में लॉन्च किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, लिख लेना, ठीक है। 6th एडिशन है, तो फर्स्ट एडिशन यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट एडिशन 2018 में हुआ था, बस दैट्स इट। इसके बाद टोटल अवार्ड्स यहाँ पर 46 है, 10 कैटेगरी के अंदर दिया गया है। यहाँ पर अवार्ड का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट स्टेट कौन कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। दूसरा कि ये 5 जोन में बांटा गया है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न, सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन, ठीक है। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी यहाँ पर नवी मुंबई है, ठीक है। बस इतना ही आपको देखना है, आगे बढ़ते हैं। और ये चीज देखना है, 10 कैटेगरी है, 46 अवार्ड है, ठीक है। यही 10 कैटेगरी यहाँ पर दिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024। देखो अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के अंदर बिजनेस के लिए बहुत सारा रिफॉर्म्स आता है। तो कौन बिजनेस के लिए ज्यादा रिफॉर्म्स लेकर के आ रहा है, कौन बिजनेस को आसान बनाने के लिए रिफॉर्म्स लेकर के आ रहा है, इस बेसिस पे हम लोग अलग अलग स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को रैंक देते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो वही उसी का नाम है ये बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 ब्रैप, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं है, एक स्कोर कार्ड है, एक ये स्कोर कार्ड है बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन विच स्टेट्स मेक इट इजियर फॉर बिजनेस, ठीक है। एक स्कोर कार्ड है जिसमें हम लोग रैंकिंग दे रहे हैं स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कौन सा स्टेट कितना काम कर रहा है बिजनेस को आसान बनाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनाने के लिए। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना आसान है कि नहीं है, कोई बिजनेस में परमिशन लेना आसान है कि नहीं है, क्या आप ऑनलाइन तुरंत परमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कॉम्प्लायंस कितना कम हुआ है, ठीक है। तो ये 3 चीज को या 4 चीज को देख करके ही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा स्टेट में बिजनेस करना आसान है, ठीक है। बस तो यहाँ पर क्या करता है डीपीआईआईटी जो है ना, डीपीआईआईटी जो कि स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करता है, डीपीआईआईटी बहुत सारे रिफॉर्म्स बनाता है कि किस तरह से बिजनेस आसान हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स बनाता है अलग अलग स्टेट्स के लिए। अब अलग अलग स्टेट्स को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो रिफॉर्म्स बनाने का क्या मतलब अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाए तो, ठीक है। तो डीपीआईआईटी रिफॉर्म्स बनाता है, स्टेट्स को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जो स्टेट्स अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेता है
तो वो बेस्ट परफॉर्मर हो जाता है। और जो नहीं करता है, परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो जो भी परफॉर्मर है, बेस्ट परफॉर्मर है, उसको हम लोग अवार्ड दे रहे हैं, उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वही यहाँ पे बात कहा गया है कि डीपीआईटी बहुत सारा रिफॉर्म्स देता है, उन रिफॉर्म्स को स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अगर वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं और बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको अवार्ड मिलेगा। तो ब्रैप 2024 यानी कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 ये इवेल्युएट कर रहा है 25 रिफॉर्म एरियाज के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर फिर टॉप अचीवर कौन निकला है वो बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है। पहला क्लासिफिकेशन है टॉप अचीवर्स अक्रॉस रिफॉर्म स्टेट, ठीक है। यानी कि जो रिफॉर्म्स करने के लिए बोले थे, तो कौन सा स्टेट अच्छा से रिफॉर्म किया है नहीं किया है, उसके आधार पे हम लोग एक क्लासिफिकेशन किए, एक रिकॉग्निशन दिए। दूसरा कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन किए हैं कि कौन सा स्टेट कौन से कैटेगरी में आता है, क्या वो अच्छे कैटेगरी में आता है, क्या बुरा कैटेगरी में आता है, या फिर बिल्कुल बुरा कैटेगरी में आता है। इस आधार पे भी हम लोग उसको रैंकिंग दिए। तो पहले टॉप अचीवर्स कौन कौन है रिफॉर्म्स को देखा जाए तो, ठीक है। तो 5 रिफॉर्म्स एरिया पे जो काम किया है, उस पे सबसे अच्छा काम किया है उत्तराखंड और पंजाब। 4 एरियाज पे काम करने वाला, बेस्ट काम करने वाला ये सब स्टेट है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर। शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप हमेशा नोट्स जब बनाओगे तो इतना शॉर्ट में लिखना। 3 एरियाज में जिसको अचीवमेंट मिला है वो है महाराष्ट्र, और ये है असम, ये हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा, ये उड़ीसा, ये यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। 2 एरिया में जो काम किया है वो गुजरात, कर्नाटका और त्रिपुरा, ठीक है। एक एरिया में जो काम किया है वो गोवा और मेघालय, ठीक है। तो क्या आपको सारे याद करना नहीं, ये जो 5 एरिया में जो काम किया ना, पांचवा एरिया में, तो 5 एरिया में सबसे टॉप है, उसको याद रखना, उत्तराखंड और पंजाब, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना। हु टॉप्ड इन 5 एरिया, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो कैटेगरी कैटेगरी वाइज भी देख लो कि कैटेगरी वाइज का क्या सीन है। तो हम लोग सारा स्टेट को 2 कैटेगरी के अंदर बांटे हैं, एक है कैटेगरी एक्स, एक है कैटेगरी वाई। कैटेगरी एक्स का मतलब कि जहां पर बिजनेस सिस्टम अभी बन ही रहा है, बिजनेस सिस्टम बहुत अच्छा से नहीं रेडी हुआ है, ठीक है, बस बन ही रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कैटेगरी एक्स। तो बहुत सारा स्टेट इस कैटेगरी एक्स में आ गया, जहां पर बिजनेस का सिस्टम जो है वो डेवलप हो ही रहा है, अभी हुआ नहीं, इसीलिए तो ये एक्स है। एक्स जो वाई है, यानी जो ग्रो कर रहा वाई है, वहां पर बिजनेस सिस्टम स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट होगा जहां पर बिजनेस सिस्टम स्टैब्लिश होगा, उसके अंदर हम लोग और कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। एक है फास्ट मूवर, जो कि बहुत इंप्रूवमेंट कर रहा है, सिस्टम भी स्टैब्लिश्ड है, इसके बावजूद बहुत मेहनत कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फास्ट मूवर। और एक होता है एस्पायरर। एस्पायरर कैटेगरी जो है वो है कि बिजनेस सिस्टम तो स्टैब्लिश हो गया है, अब बहुत काम नहीं कर रहा है, ट्राई कर रहा है लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गुड इंप्रूवमेंट में यहाँ पर उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश आ गया। और जो एस्पायरर है उसके केस में वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वाली, ठीक। तो ये पूरा न्यूज था, ठीक है। तो ब्रैप यानी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024, ये एक स्कोर कार्ड है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए, जो कि ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी बिजनेस के लिए कितना काम कर रहा है, बिजनेस आसान बनाने के लिए कितना काम कर रहा है। डीपीआईटी कुछ लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स देता है, उसको स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको रिकॉग्निशन मिलता है। यहाँ पर 25 रिफॉर्म एरियाज को लेकर के हम लोगों ने इवेल्युएट किया है और फिर रिकॉग्निशन किया है। 2 तरीके से हम लोग चीजों को कैटेगराइज किए हैं, एक है टॉप अचीवर अक्रॉस रिफॉर्म स्टेट्स, और दूसरा कैटेगरी कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन किया है। तो टॉप अचीवर के अंदर जो 5 एरिया में टॉप किए हैं उनका नाम है उत्तराखंड, पंजाब। और कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन हम लोग 2 कैटेगरी में बांटे हैं बाकी स्टेट्स को, कैटेगरी एक्स, कैटेगरी वाई। कैटेगरी एक्स के अंदर बिजनेस सिस्टम डेवलप हो रहा है, ऐसा स्टेट्स आते हैं। और कैटेगरी वाई के अंदर ऐसा स्टेट्स आते हैं जिनका बिजनेस सिस्टम ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गया है। कैटेगरी वाई के अंदर 2 और क्लासिफिकेशन है, फास्ट मूवर और एस्पायरर। फास्ट मूवर ऐसे जो कि गुड इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और एस्पायरर जो कि ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फेलिसिटेट किया है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को और एक्सीलेंस अंडर ब्रैप 2024। ब्रैप मतलब बिजनेस एक्शन, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, ठीक है। 25 रिफॉर्म्स एरियाज में रिकॉग्निशन मिला है। 5 रिफॉर्म एरिया में टॉप कौन किया है, उत्तराखंड, पंजाब। 4 रिफॉर्म एरिया में कौन टॉप किया है, लिखा हुआ है। 3 रिफॉर्म एरिया में कौन टॉप किया है, लिखा हुआ है, आप रीड कर लो। 2 रिफॉर्म एरिया में कौन किया, 1 रिफॉर्म एरिया में कौन किया, आप देख सकते हो, ठीक है।
रैंकिंग दिया गया है फिर स्टेट्स को, कैटेगरी वाई, कैटेगरी एक्स के अंदर। कैटेगरी वाई में ऐसे स्टेट्स एंड टेरिटरीज आते हैं जिनका स्टैब्लिश बिजनेस सिस्टम है, और कैटेगरी एक्स में ऐसे स्टेट्स आते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आते हैं जहां पर डेवलपिंग सिस्टम ही है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डीपीडीपी रूल्स। डीपीडीपी रूल्स क्या है? डीपीडीपी का मतलब होता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। पर्सनल डेटा का मतलब जो भी आप अपना पर्सनल डेटा रखते हैं ना, ऐप व्हाट्सएप में, वो सब आपका पर्सनल डेटा तो है। और कभी कभी मान लो कि कोई अ, ऐसा वेबसाइट है जो कि आपका हेल्थ डेटा ले रहा है कि आप बी पॉजिटिव है कि नहीं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका, आप कितना शुगर लेते हैं, ये सब पर्सनल डेटा हुआ। ठीक है, ये तो आप सबको देते नहीं फिरेंगे कि देखो भाई मेरा इतना ब्लड ग्रुप है, मेरा ये आधार है, ये मेरा फोटो है, ये मेरा सिग्नेचर है, सबको तो नहीं देते रहोगे, किसी किसी को ही देते हो, ये आपका पर्सनल डेटा है। तो ये पर्सनल डेटा जो भी ले रहा है वो उसका सेफ्टी रख रहा है कि नहीं रख रहा है, इसके लिए रूल्स बनाया गया, डीपीडीपी रूल्स। यहाँ समझते हैं? नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ समझते हैं। ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने, लेकिन जरूरी था। देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको, पहले लाइक कर दो यार, और एक कमेंट भी करो, अच्छे से कमेंट करोगे ना, अच्छा लगता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ठीक है, रुको, ये स्टार्ट करते हैं। लॉ टू प्रोटेक्ट डिजिटल पर्सनल डेटा एंड सेट्स रूल ऑन हाउ कंपनीज कलेक्ट डेटा, हाउ दे यूज इट, हाउ दे स्टोर इट एंड हाउ दे मस्ट कीप इट सेफ। जैसे बहुत सारा कंपनी जो है आपका पर्सनल डेटा लेता है, तो वो कंपनी किस तरह से आपका डेटा ले रहा है, क्या कॉन्सेंट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, क्या फिर अंधाधुन बिना बोले ही आपसे सारा डेटा ले ले रहा है, आपको मोबाइल में जितना फोटोज वगैरह है वो ले ले रहा है, आपको बता भी नहीं रहा है। तो किस तरह से कोई कंपनी आपका डेटा ले रहा है, वो डेटा को वो कहाँ यूज कर रहा है, वो डेटा को स्टोर कैसे करता है, और वो किस तरह से उसको सेव कर रखेगा, इसके लिए रूल्स बनाया गया है, इसके लिए लॉ बनाया गया है। तो डीपीडीपी एक्ट 2023 में आया था, और अभी बहुत सारा रूल्स आया है 2025 में। तो डीपीडीपी रूल्स 2025 आया है, जिसमें ये जो एक्ट है इसको ऑपरेशनलाइज करा जाएगा, इस एक्ट को अब लागू किया जाएगा, है ना। ये जो रूल्स है ये सरल अप्रोच पे बेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। सरल अप्रोच पे बेस्ड है। सरल मतलब क्या? सरल मतलब सिंपल, सिंपल, एक्सेसिबल, रैशनल एंड एक्सेनेबल। ठीक है, तो एस से सिंपल, ए से एक्सेसिबल, आर से रैशनल, ए से एक्सेनेबल, और एल से कुछ नहीं है, एल से कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डज एल स्टैंड फॉर इन सरल अप्रोच, और एल बोलेगा कुछ है ही नहीं, और लास्ट में लिखेगा नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो सरल अप्रोच के बेस पे आपका ये पूरा रूल्स बनाया गया है। 7 प्रिंसिपल है यहाँ पर, एक एक करके आप देख लो। 7 प्रिंसिपल कौन कौन सा है? पहला है कॉन्सेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है पर्पस लिमिटेशन, तीसरा है डेटा मिनिमाइजेशन, चौथा है एक्यूरेसी, पांचवा है स्टोरेज लिमिटेशन, और छठा है सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, और सातवां है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो 7 प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल को भी याद कर लेना। डेटा ठीक से आपका मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओवरसी करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, इंडिया के अंदर बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो वह बोर्ड का नाम है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें 4 मेंबर रहेंगे जो कि ये चेक करेंगे कि जो भी रूल्स बनाया गया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के अंदर, ये फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो कंप्लायंस को ये ओवरसी करेंगे। कोई अगर कंप्लायंस ब्रीच होता है तो वो देखेंगे कि क्यों ब्रीच हो रहा है, कौन ब्रीच कर रहा है। ठीक है, और पेनल्टी डालेंगे। पेनल्टी कितना डलेगा? अगर आप सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो 250 करोड़ का आपको पेनल्टी लगेगा। अगर आप ब्रीच का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, मतलब कि डेटा ब्रीच हो गया है, लेकिन जिसका डेटा ब्रीच हुआ है आप उसको इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, या फिर चिल्ड्रन का डेटा आपने वॉयलेट कर दिया है, तो उस केस में 200 करोड़ का पेनल्टी लगेगा। ठीक है, और कोई दूसरा वायलेशन आप करते हैं डेटा के रिगार्डिंग तो 50 करोड़ का आपको पेनल्टी लगेगा। देखो, पेनल्टी और फाइन के बीच में अंतर होता है, ये चीज आपको जानना चाहिए, जनरल नॉलेज है। ठीक है, फाइन क्या होता है? फाइन आपका, अगर मान लो कि फाइन बोला गया है ना, तो हमेशा बोलेगा फाइन अप टू 10 लाख, ऐसे बोलेगा, अप टू बोलेगा, मतलब कि 10 लाख तक आपका फाइन लग सकता है। तो 1 लाख भी लग सकता है, 2 लाख भी लग सकता है, 3 लाख भी लग सकता है, मैक्सिमम 10 लाख तक लग सकता है। ये होता है फाइन। फाइन जो होता है वो तुरंत नहीं लगता है। ठीक है, ऑन द स्पॉट नहीं लगता है फाइन। फाइन लगने के लिए ना आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जब आप गिल्टी होंगे तब आपको फाइन लगेगा। लेकिन पेनल्टी में क्या होता है, सीधा पेनल्टी ठोकता है आपके, ऑन द स्पॉट आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर 250 करोड़ का पेनल्टी है तो आपको 250 करोड़ देना ही पड़ेगा तुरंत।
इसमें आपको कोर्ट में आप नहीं जाएंगे, कुछ नहीं, पेनल्टी डायरेक्ट आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा है। तो पेनल्टी और फाइन के बीच में अंतर होता है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पेनल्टी यहाँ पर इशू कर सकता है ये जो बोर्ड है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, 4 मेंबर का ये बोर्ड होता है। ठीक है, तो डिजिटल पर्सनल डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग रूल्स लेकर के आए हैं। ये सरल अप्रोच पे बेस्ड है, सिंपल, एक्सेसिबल, रेशनल, एक्शनेबल, 7 प्रिंसिपल है इसका। ठीक है, और इसको ओवरसी करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। 4 मेंबर रहेगा, कॉम्प्लाइंस देखता है, ब्रीचेस अगर हो गया देखेगा, पेनल्टी डालता है। 250 करोड़ डालेगा अगर आप सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ब्रीच आपने कर दिया है, इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो, तो 200 करोड़ का पेनल्टी लगेगा। और बाकी कोई दूसरा वायलेशन है तो 50 करोड़ का वायलेशन लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं की फीचर ऑफ डीपीडीपी रूल्स। ठीक है, की फीचर क्या है डीपीडीपी रूल्स का। सबसे पहले देखो, 18 मंथ का पीरियड दिया जा रहा है कि आप कंप्लायंस कर लो, क्योंकि बहुत सारा कंपनी को ये रूल्स फॉलो करना बड़ा हुज्जत लग रहा होगा कि तुरंत इतना सारा रूल्स आ गया, आप कैसे मैनेज करेंगे। तो 18 महीने का पीरियड है जिसमें आप फेज कंप्लायंस कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉन्सेंट मांग सकते हैं। देखो, आपको कॉन्सेंट मांगना पड़ेगा जब भी आप डेटा को आप ले रहे हैं, तो आपको सेपरेट कॉन्सेंट मांगना पड़ेगा। और साथ में ये भी बोलना पड़ेगा कि ये जो आप ले रहे हैं डेटा, वो यूज कहाँ पर करेंगे। तो आपको पर्पज भी समझाना पड़ेगा यूज का। ठीक है, अगर जब चाहे, अब इंडिविजुअल ने दे दिया कंसेंट फॉर एग्जांपल, तो कंसेंट वो वापस भी कर सकता है। इंडिविजुअल कैन आस्क टू एक्सेस देयर डेटा एंड सीक करेक्शन, वो करेक्शन भी करना चाहता है, बोला कि नहीं डेटा हम नहीं रखेंगे, हमको दे दो वापस, वो कर सकता है। दिस मे ऑल्सो रिक्वेस्ट द रिमूवल ऑफ डेटा इन सर्टेन सिचुएशन। कोई सिचुएशन आ गया, उसको बोल रहा है कि हमको डेटा हमको वापस कर दो भाई, तुम डेटा मत रखो, डेटा का एक्सेस तुम काट लो, तो उनको काटना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपने डेटा को ब्रीच कर दिया है, तो उस केस में आपको टाइमली रिपोर्ट करना पड़ेगा अफेक्टेड को। जिसका भी आपने डेटा ब्रीच किया है, टाइमली आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक कंपनी को एक डेटा फिड्यूसरी भी रखना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, वो डेटा बताएगा कि आपका डेटा क्या क्या रखा हुआ है। और अगर आपका डेटा में आपको कुछ इशू होता है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। तो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहेगा और डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर रहेगा। आपको अगर डाउट होगा कभी भी कि आपका डेटा कहाँ पर कहीं गलत जगह यूज नहीं हो रहा है, या फिर आपका डेटा कहीं ब्रीच तो नहीं हो गया है, तो आप जा करके इस डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बात कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी डेटा फिड्यूसरी है, यानी जो भी आपको डेटा कलेक्ट करता है, उसको एक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा एक ऑफिसर का, जो कि आपको ध्यान देगा, आपसे बात करेगा कोई भी डाउट को लेकर के। अगर आपको डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई डाउट है, तो इस डेजिग्नेटेड ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, है ना। एक तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाया जा रहा है, इसमें 4 मेंबर रहेंगे। ठीक है, ये 4 मेंबर जो बात बोलेगा वो आप देखोगे। अगर आपको ये 4 मेंबर का बात से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, लग रहा है कि ये तो यार गलत है, मेरा बात नहीं सुना जा रहा है, तो आप अपील कर सकते हैं। इस बोर्ड का जो भी डिसीजन होगा उसको लेकर अपील कर सकते हैं आप। कहाँ अपील कर सकते हैं, यहाँ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, शॉर्ट में आप इसको बोलो कि TDSAT। ठीक है, TD सेट, यहाँ पर आप जाकर के अपील भी कर सकते हो इनके अगेंस्ट में। इसके बाद राइट्स ऑफ सिटीजन, सिटीजन का बहुत सारा राइट भी यहाँ पर दिया जा रहा है। पहला है राइट टू गिव और रिफ्यूज कंसेंट। ठीक है, राइट टू नो हाउ डेटा इज यूज्ड, राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा, राइट टू करेक्ट पर्सनल डेटा, राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन, मैंडेटरी रिस्पॉन्स विद इन 90 डेज, स्पेशल मेंशन फॉर चिल्ड्रन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डीपीडीपी रूल्स को अच्छे से समझा, फीचर्स को भी समझा, राइट्स को भी समझा। ठीक है, वही यहाँ पर 2 पेज में लिखा हुआ है। ठीक है, 2 पेज में आपको लग रहा होगा सर कितना सारा कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है भाई, इतना सा लिखा था, सिंपल सा था। एक लॉ बना रहे हैं जिसमें डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रहा है। एक्ट आया था 2023 में, 25 में रूल्स आ गया है। सरल अप्रोच पर बेस्ड है। सरल का फुल फॉर्म है सिंपल, एक्सेसिबल, रैशनल, एक्शनेबल। 7 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक बोर्ड बना रहे हैं जो कि चीजों को ओवरसी करेगा। 4 मेंबर का बोर्ड रहेगा। अगर आपको इसका डिसीजन से खुशी नहीं हो रहा है, तो आप अपील भी कर सकते हैं TD सेट के अंदर। साथ में ये जो बोर्ड है ये पेनल्टी भी डालेगा, 250 करोड़ का, 200 करोड़ का, 50 करोड़ का। ठीक है, इसके बाद जो भी डेटा आपसे ले रहा है ना, उसको एक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा एक बंदा का, जिससे आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे आप बात कर सकते हैं। अगर आपका डेटा ब्रीच हो गया है तो आपको टाइमली रिपोर्ट मिल जाएगा।
आपसे सेपरेट कंसेंट मांगा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका डेटा कहाँ यूज हो रहा है। आपको मन होगा कि हमको डेटा नहीं देना है तो आप एनी टाइम कैंसिल कर सकते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, और तो कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं, है ना, और क्या है, कुछ भी नहीं। चलो अब रीड कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई किया है ये रूल्स जो कि ऑपरेशनलाइज करेगा डीपीडीपी एक्ट को। ठीक है, ये जो एक्ट है 2023 में बना था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा इन इंडिया। साथ में ये जो 7 कोर प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। 7 कोर प्रिंसिपल है: कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन, सिक्योरिटी, सेफगार्ड, अकाउंटेबिलिटी। एक बोर्ड बनाया जाएगा जो कि फंक्शन करेगा एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट ओवरसीज कंप्लायंस, इंक्वायर इनटू ब्रीचेस एंड इंश्योर दैट करेक्टिव मेजर्स आर टेकन। पेनल्टीज भी डालेगा। 250 करोड़ का पेनल्टी है जब आपका फेलियर हो रहा है कि आप रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड नहीं लगा पा रहे हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाए तो 250 करोड़ का आपको पेनल्टी लगेगा। दूसरा 200 करोड़ का पेनल्टी तब लगेगा जब आपने बोर्ड को ये नोटिफाई नहीं किया है और अफेक्टेड इंडिविजुअल को नोटिफाई नहीं किया है कि आपका डेटा ब्रीच हो चुका है। 50 करोड़ का पेनल्टी तब लगता है अगर आपने कोई भी एक्ट या फिर रूल्स का वायलेशन कर दिया है। डेटा फिड्यूसरी का मतलब होता है जो कि डेटा इकट्ठा कर रहा है, मतलब कलेक्ट कर रहा है। ठीक है। दूसरा डीपीटीपी रूल्स 2025 आया है। इसका कुछ की फीचर है जैसे कि फेज्ड एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। 18 महीने का ट्रांजिशन पीरियड है जहां पर आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। जो भी डेटा फिड्यूसरी है उसको एक सेपरेट कॉन्सेंट नोटिस बनाना पड़ेगा जो कि क्लियर होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, और ये बताना पड़ेगा कि कौन सा स्पेसिफिक पर्पज के लिए आप किसी का डेटा ले रहे हैं। दूसरा, रूल्स आपको बनाना पड़ेगा, क्लियर प्रोटोकॉल्स बनाना पड़ेगा। ब्रीच के केस में अगर आपका डेटा ब्रीच होता है तो आपको टाइमली और सिक्योरली डेटा को बताना पड़ेगा कि देखिए इंडिविजुअल आपका जो डेटा है वो ब्रीच हो गया है, इसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसी के अंदर क्या है, एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा एक ऑफिसर का जो कि ये बात करेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपका प्रॉब्लम कैसे से रिजॉल्व होगा। ठीक है। इसके बाद राइट्स भी देखा जा रहा है, जो भी कस्टमर है उनका। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाया गया है जिसमें 4 मेंबर का एक बोर्ड रहेगा जहां पर सिटीजन जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन और ट्रैक कर सकते हैं उनके केसेस को। इसके बाद इंडिविजुअल को बहुत सारा राइट्स मिला है जैसे कि राइट टू गिव और रिफ्यूज कंसेंट, राइट टू नो हाउ डेटा इज यूज्ड, राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा, राइट टू करेक्ट पर्सनल डेटा, राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन, और मैंडेटरी रिस्पॉन्स विद इन 90 डेज, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग पर्सनल डेटा ब्रीचेस, और स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका डेटा आया है, यानी इन्फ्लेशन का डेटा मिला है। तो यहीं पर मैंने दे दिया है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 0.25% है अक्टूबर के अंदर, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो -5.02% है। यानी कि फूड इन्फ्लेशन नहीं है, फूड डिफ्लेशन हो गया है, दाम कम हो गया है खाना का। ठीक है। 5 स्टेट्स है जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लगातार: केरला, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु। ठीक है। तो मॉस्पी के द्वारा ये रिलीज किया गया है सीपीआई डेटा। हेडलाइन इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन यहाँ पर बताया गया है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो पिछले अक्टूबर में और इस अक्टूबर में कम हुआ है। कितना? 0.2% से बढ़ा है, सॉरी 0.25% बढ़ा है। फूड इन्फ्लेशन जो है वो घटा है, -5.02% है। तो डिफ्लेशन हो गया है। देखो, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन के बीच में आपको अंतर मालूम है? आई होप सो। अगर नहीं मालूम है तो सुन लो। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, डिस का मतलब होता है नॉट, इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है मतलब कि दाम बहुत बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, दाम बहुत नहीं बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है लेकिन बहुत नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, दाम कम बढ़ रहा है। ठीक, बढ़ रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है। लेकिन डिफ्लेशन का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, डिफ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन का उल्टा, यानी इन्फ्लेशन का दाम बढ़ता है ना, डिफ्लेशन का दाम गिरता है। ठीक है, तो डिसइन्फ्लेशन में कम बढ़ रहा है, डिफ्लेशन में बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, इस चीज को समझ लेना। बस यहाँ बात कहा गया है कि टॉप 5 मेजर स्टेट्स कौन है जहां पर ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है: केरला, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु। दैट्स इट। पीएलएफएस डेटा आया है अक्टूबर महीने का। ठीक है, पीएलएफएस डेटा मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, यहाँ पर डेटा दिया गया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि कितने प्रतिशत लोग
जो कि काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं, कितना प्रतिशत लोग? तो इंडिया का 55.4% लोग। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब कि कितने प्रतिशत लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं? 52.5%। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितने प्रतिशत लोग आउट ऑफ लेबर फोर्स, जो कि काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन काम करना चाहते हैं, मिल नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयड है, तो 5.2%। ठीक है। ये है डेटा, डेटा यही कह रहा है। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 6 मंथ हाई लेवल पे पहुंच गया है। ओके, ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ कवरेज अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना के अंदर पहले क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक इसको कंसिडर नहीं करते थे, अब करने लगे हैं। ठीक है, वो हमको याद आ गया, पहले मेरी बहन बोलने नहीं पाती थी, अब क्या हुआ बेटे, बोलने लगी। तो पहले ये दो पॉइंट को ऐड नहीं किया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, किया जाने लगा। तो यही है, एक है क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक, दूसरा है पैडी इंडेंटेशन। ठीक है, क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक, जैसे अभी कांतारा मूवी देखे थे आप, तो उसमें बोलता नहीं कि एक कोई देवता होता है जो कि पूरा फसल बर्बाद कर देता है, तो वही हो गया, वाइल्ड एनिमल अटैक से जो क्रॉप लॉस हो गया उसका इंश्योरेंस मिल जाएगा। दूसरा, पैडी इंडेंटेशन, अगर आपका जो खेत है वहां पे पानी बरस बरस के पूरा खेत डूब गया है, तो अब तो उसका आपका फसल बर्बाद हो गया, तो उस केस में आपको पैसा मिल जाएगा, मतलब इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, पहले नहीं मिलता था, अब मिलने लगेगा। चलिए, इसको समझते हैं। यहाँ पर फसल बीमा योजना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। देखो, सारा स्कीम डॉक्यूमेंट मैंने दिया है, वो सारा स्कीम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट स्कीम ही दिया है, उसको करके जाना, उसमें ही कुछ खास खास चीजें ही करना है। ठीक है, जैसे कि आप समझ लेना कि स्कीम होता क्या है, याद कर लेना कि उसका मतलब एलोकेशन कितना है। ठीक है, और जो स्कीम मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ना, जो स्कीम मैं आपको पीआईबी के अंदर पढ़ा दे रहा हूँ, वो स्कीम पे और ज्यादा फोकस रहना चाहिए आपका। ठीक है, एलोकेशन ध्यान देना और बेनिफिशियरी ध्यान देना। भाई बेनिफिशियरी को लेकर काफी सवाल बनता है हमेशा से, कि किसको किसको बेनिफिट पहुंचने वाला है, वो देखना। एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है कि नहीं हो, नहीं है, वो आप जरूर देखना। ठीक है, मिनिस्ट्री देखना कि कौन सा मिनिस्ट्री का वो स्कीम है। ठीक है, एलोकेशन बोल दिया, मिनिस्ट्री बोल दिया, एलिजिबिलिटी बोल दिया, और आ, हाँ, टाइम ड्यूरेशन, कि कितना दिन तक आपका वो चलने वाला है और कब वो चालू हुआ था। ठीक है, तो ड्यूरेशन के अंदर आप स्टार्टिंग भी देख लोगे, स्टार्टिंग पॉइंट कब हुआ था। ठीक है, बस इतना ही आपको हर एक स्कीम के अंदर ये चीज देख लेना। आप कहीं ना कहीं नोट्स बना लो और हर स्कीम का लिखो कि ये स्कीम का एलोकेशन क्या है, बेनिफिशियरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिस्ट्री क्या है, ड्यूरेशन क्या है। बस जितना मैंने स्कीम दिया है उसके ये 5 पॉइंट आप याद कर लो। एग्जामिनेशन में आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 का बात कर रहा हूँ, आपको काफी सवाल आसान मिल जाएगा। और किसी और एग्जामिनेशन का बात कर रहा हूँ, जैसे नबार्ड, सेबी, अगर कहीं पर आपका स्कीम पूछता है, तो यही 5 चीज पूछेगा और कुछ पूछेगा ही नहीं। तो स्कीम को लेकर के आपको दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है, ये 5 चीज आप कमांड में रखो, सब काम बनेगा यार, सब काम बनेगा। स्कीम को लेकर के बहुत सारा कुछ पूछता ही नहीं है। बेनिफिट किसको मिलने वाला है, एलिजिबल कौन है, मिनिस्ट्री कौन है, सब स्कीम अगर है तो वो देख लेना, और ड्यूरेशन क्या है, एलोकेशन क्या है। जो भी पीआईबी के अंदर मैं पढ़ा दे रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फसल बीमा योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा आप जाओ वो स्कीम डॉक्यूमेंट में जाकर के फसल बीमा योजना को बढ़िया से देख लो, और ये 5 चीज देख लेना, एलोकेशन, बेनिफिशियरी, एलिजिबिलिटी, मिनिस्ट्री एंड ड्यूरेशन। दैट्स इट। तो हार्ड तो कुछ है ही नहीं, सब तो इजी ही है। मन में आप जितना इसको डिफिकल्ट बनाओगे ये और डिफिकल्ट बनता जाएगा, है नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो कि 2 चीज ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक। ठीक है, फार्मर्स विल हैव टू रिपोर्ट लॉसेस विद इन 72 आवर्स, कवरेज विल बी रोल्ड आउट फ्रॉम खरीफ क्रॉप्स 2026। ठीक है, पैडी इंडेंटेशन, सबमर्ज क्रॉप्स, जब आपका क्रॉप पूरा सबमर्ज हो गया पानी से, इसको 2018 में रिमूव कर दिया गया था, अभी इसको वापस रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो रिमूव कर दिए, क्यों कर दिया था रिमूव? पहले क्या होता था ना, कि जो फार्मर्स है वो अपने से ही पानी भर करके पूरा ढक देते थे और इंश्योरेंस का पैसा ले लेते थे, तो इसको इसके चक्कर में इसको बंद कर दिया गया था, अभी इसको वापस से लाया गया है। ठीक है, चलो, यही था। बोथ विल बी अंडर लोकलाइज रिस्क। ठीक है, इसको आप पढ़ लो, उसका उतना जरूरी नहीं है, मेन तो यही था। ठीक है, चलो अब यहाँ पर रीड कर लो। मैं रीड भी क्या करूंगा, इसमें कुछ है ही नहीं न्यूज। क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक, इसको अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पहले नहीं किया जाता था। ठीक है, विद इन 72 आवर्स
फार्मर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा लॉसेस। ठीक है, खरीद 2026 से ये चालू होने वाला है। पैडी इंडेंटेशन क्या होता है? ये फ्लड प्रोन और कोस्टल स्टेट्स में ये होता है। ठीक है, हैवी रेन्स और वाटर ओवरफ्लोइंग वाटरवेज की वजह से, कि बहुत सारा बारिश हुआ या फिर पानी भर गया और फसल खराब हो गया, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है, इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025। ठीक है, इसको समझते हैं। तो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन क्या होता है ये समझो। देखो, हर एक इकोनॉमी एक्टिविटी के लिए हम लोग एक कोड डिसाइड करते हैं। हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम लोग कोड डिसाइड करते हैं। वो कोड डिसाइड करते हैं, वो कैसे कोड डिसाइड करते हैं? अपने मन से नहीं, इसके थ्रू, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, ये कुछ नहीं है, कोडिंग सिस्टम है, टेक्निकल कोडिंग सिस्टम है बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, टू कैटेगराइज एवरी बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, असाइन कोड्स फॉर डेटा कलेक्शन, सर्वे एंड जीडीपी कैलकुलेशन। देखो क्या हो रहा है कि हम लोग हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक कोड बना दिए। जैसे कि अगर आप मान लो कि एआई का काम कर रहे हैं, एआई का काम करके कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो उसको मान लो कि कोड मैंने दे दिया कुछ 1 2 5, ठीक है, D6N7, मान लो कि ये कोड मैंने दे दिया, एआई काम कर रहे हैं उस काम को। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग है, ठीक है, तो ऑनलाइन टीचिंग का एक कोड होगा X2 5 7 2 9 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद फिर मान लो कि और क्या हो सकता है, मान लो डिजिटल मार्केटिंग है, उसका भी कुछ कोड होगा XXXXXX। ठीक है, उसके बाद फिर मान लो कि कोई मजदूरी कर रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्क कर रहा है, तो उसका भी कुछ ये होगा। ठीक है, मान लो कोई सिलाई कर रहा है, सिलाई और कढ़ाई, तो उसका भी मान लो 6 डिजिट। तो हम लोग यहाँ पर ना कोड देते हैं। ये कोड देने से क्या बेनिफिट पहुंचता है? जीडीपी कैलकुलेशन करना होता है ना, तो आसानी होता है कि प्राइमरी सेक्टर से कितना हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से कितना हो रहा है। तो ये सब जीडीपी कैलकुलेशन में, सर्वे के क्षेत्र में, डेटा कलेक्शन को लेकर के, डेटा का एनालिसिस करने के लिए कोड डिसाइड किया जाता है। ये कोड कौन डिसाइड करता है? ये इसके अंदर होता है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। तो अभी इस कोड को इम्प्रोवाइज किया गया है। पहले 5 डिजिट का होता था, अब 6 डिजिट का होता है। तब 6 डिजिट का होता है, इसका मतलब कि और इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग ला रहे हैं। इंप्लाइड मतलब यही है। ठीक है, तो 6 डिजिट का कोडिंग स्ट्रक्चर आ गया है, इंट्रोड्यूस हो गया है। पहले 5 था। इसकी वजह से अब कैटेगराइजेशन इजी हो गया है और डिटेल भी हो गया है। इसको ओवरसी करने के लिए एक कमेटी भी बनाए हैं, एक्सपर्ट कमेटी फॉर रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये जो एनआईसी 2025 है, ये अलाइंड है विद ISIC रिवीजन 5, जो कि यूएन स्टैटिस्टिक डेवलपमेंट के द्वारा मतलब बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया है ये क्लासिफिकेशन एनआईसी 2025। ठीक है, इंडिया का क्लासिफिकेशन सिस्टम पहली बार आया था 1962 में। ठीक है, पहली बार आया था 1962 में। इसको फिर पीरियडिकली रिवाइज कर दिया गया है। लास्ट टाइम 2008 में इसको रिवाइज किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी 2025 में इसको रिवाइज कर लिया गया है। ठीक है, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन of all economic activities revision 5, developed by UNSD, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन। ठीक है, इसको जो रिवीजन हुआ है, इट इज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट कमिटी फॉर रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। इट इंट्रोड्यूसेस 6 डिजिट कोडिंग स्ट्रक्चर इन प्लेस ऑफ 5 डिजिट कोडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनआईसी 2008। ठीक है, चलो, इसके बाद लास्ट ये न्यूज है, ट्रेड डेटा बताया गया है। अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का एक ट्रेड डेटा बताया गया है, देख लो। अप्रैल से लेकर अक्टूबर और अक्टूबर के बीच में क्या ट्रेड डेटा है। तो एक्सपोर्ट का सीन देखो, क्या है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना हुआ है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक? तो $491.8 बिलियन ये एक्सपोर्ट हुआ है। कहां पर एक्सपोर्ट किया है हम लोगों ने? यूएसए में, चाइना में, यूएई में। ये हमारे टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, इंपोर्ट का बात करते हैं, तो $569.6 बिलियन ये हमारा इंपोर्ट हुआ है। हम लोग कहां से इंपोर्ट किए हैं? चाइना, यूएई और हांगकांग से किए हैं। ये अप्रैल का डेटा है। सिमिलरली अक्टूबर का डेटा भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लेना। मेन इंपॉर्टेंट ये था, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर का डेटा। ठीक है, और यहाँ पर यही अक्टूबर जब डेटा बताया गया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा डेटा रिलीज किया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब हम लोग समरी स्टार्ट करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का पीआईबी न्यूज देखे हैं।
उसको समराइज करते हैं। सबसे पहले वाइब्रेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और WNS ग्लोबल सर्विसेज, इन लोग दोनों ने मिलकर कोलैबोरेट किया है और ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम का नाम है वाइब्रेंट, CSR ESG सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। इसके अंदर जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, जो कि मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उन लोग को हम लोग एजुकेट कर रहे हैं अबाउट CSR ESG एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। CSR का मतलब तो आपको मालूम है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ESG का मतलब भी मालूम है आपको, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब मालूम है। यानी कि हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सिखा रहे हैं कि CSR का क्या महत्व है, ESG का क्या महत्व है, और किस तरह से आप बिजनेस को सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट का जो एजुकेशन होता है, इसके अंदर हम लोग CSG, ESG, CSR और सस्टेनेबिलिटी को ऐड करके सिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं और लीडरशिप रोल्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं। 6 मंथ का ये प्रोग्राम होने वाला है। 22.5 घंटे का एकेडमिक सेशन होगा जहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगा, और 18 घंटे का फील्ड वर्क होगा जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। ठीक है। मैनेजमेंट एजुकेशन जो होता है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो होता है, उसके अंदर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, CSR ESG सस्टेनेबिलिटी, और लास्ट में फिर सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। ठीक है। तो ये वाइब्रेंट प्रोग्राम बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, इसीलिए इसका टैगलाइन भी दिया गया है, चेंज मेकर्स ऑफ टुडे, लीडर्स ऑफ टुमारो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। ऐसे एक्सपोर्टर जिनको लोन नहीं मिल पा रहा है ताकि वो और एक्सपोर्ट कर पाए, तो उनके लिए ये प्रोग्राम आया है, ये स्कीम आया है। सरकार बोल रहा है कि 100% गारंटी देगा सरकार, ताकि एक्सपोर्टर को लोन मिल सके आसानी से, और वो आसानी से अपना प्रोडक्शन कर सके और एक्सपोर्ट कर सके। जो भी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, उनको बोला गया है कि आप टोटल ऑफ 20,000 करोड़ एडिशनल लोन आप दे सकते हैं एक्सपोर्टर्स को, उसका 100% गारंटी सरकार ले रहा है। ठीक है। तो बैंक्स आर अलाउड टू गिव एडिशनल लोन अप टू टोटल ऑफ 20,000 करोड़। एडिशनल लोन का मतलब नॉर्मल लोन जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, एडिशनल आप 20,000 करोड़ तक का लोन दे सकते हो इस एक्सपोर्टर को, स्पेशली MSME, उसका गारंटी सरकार दे रहा है। ये स्कीम के अंदर कहा जा रहा है। ये स्कीम अभी अप्रूवल हुआ है इसका, इसीलिए न्यूज में चल रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अगला है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। इस स्कीम को भी बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी इसको अप्रूवल मिल गया है। दो स्कीम को मर्ज करके ये स्कीम आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला स्कीम जो मर्ज हो गया है वो है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, दूसरा है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। ठीक है। 6 सालों के लिए 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक, यानी 6 सालों के लिए, और 25,060 करोड़ रुपया इस्तेमाल करके हम लोग एक्सपोर्टर्स का मदद करने वाले हैं। MSME, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर और लेबर इंसेंटिव सेक्टर के लिए हम लोग हेल्प करने वाले हैं। इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर मतलब कि ऐसा सेक्टर जहां पर लेबर लोग काम करके एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है। तो ऐसे एक्सपोर्टर को हम लोग हेल्प करने के लिए ये स्कीम लेकर के आए हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्कीम लेकर के आए हैं, है ना। ये स्कीम के अंदर दो सब स्कीम है, एक है निर्यात प्रोत्साहन, एक है निर्यात दिशा। निर्यात प्रोत्साहन का इंग्लिश को अगर देखा जाए ना, निर्यात प्रोत्साहन का इंग्लिश देखा जाए तो वो होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन, और निर्यात दिशा का मतलब कि एक्सपोर्ट डायरेक्शन। तो एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट कर रहे हैं निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के अंदर, और एक्सपोर्ट के लिए हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं निर्यात दिशा के अंदर। तो निर्यात प्रोत्साहन के अंदर हम लोग ट्रेड फाइनेंस को आसान बनाना चाहते हैं, कि जो भी एक्सपोर्ट करना चाहता है उसको आसानी से लोन मिल सके और कम दाम में लोन मिल सके। ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन यानी इंटरेस्ट सब्सिडी भी आ गया, और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग भी आ गया। निर्यात दिशा के अंदर हम लोग नया नया जो एक्सपोर्टर है उनको सिखा रहे हैं कि आपको किस तरह से कंप्लायंस करना है, इंटरनेशनल ब्रांडिंग कैसे करना है, और ग्लोबल रिक्वायरमेंट को कैसे मीट करना है। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट रेडी है कि नहीं। ठीक है। तो ये पूरा स्कीम हो गया, बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी अप्रूव हो गया, दो स्कीम को मर्ज कर दिए हैं 6 साल के लिए। ये आया है 2025-26 से लेकर 30-31 तक। इसका आउटले रखा गया 25,060 करोड़ रुपया। इसमें हेल्प हम लोग को देंगे MSME को, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर को, दो तरीके से, दो सब स्कीम के थ्रू। निर्यात प्रोत्साहन जिसमें हम एक्सपोर्ट फैक्टरिंग देंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन का फैसिलिटी देंगे। दूसरा निर्यात दिशा, इसके अंदर हम लोग मार्केट रेडीनेस पे काम करेंगे कि कोई भी एक्सपोर्टर मार्केट रेडी है कि नहीं है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो सपोर्ट करेंगे, कंप्लायंस में असिस्टेंस देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जल संचय जन भागीदारी। तो यहां पर हम लोग वाटर कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दे रहे हैं। जो भी वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो वैसा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग चुन रहे हैं और वैसा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। तो ये है जल संचय जन भागीदारी अवार्ड। ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुर्मू ने इनको, सॉरी,
प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनको अवार्ड दिया है। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारा गड्ढा उड्ढा अगर किसी ने कोड़ा है तो उनको अवार्ड मिल रहा है। तो जल संचय जन भागीदारी, जल को कंजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू ये प्रोग्राम चला जाया था। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग अवार्ड दिए। तो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का, फार्मर्स का, यूथ का, कॉर्पोरेट्स का, और 3 C पे फोकस किया जाएगा इस इनिशिएटिव के अंदर। सीएसआर कि सीएसआर का पैसा लगना चाहिए स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन लगना चाहिए, और तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, टारगेट भी सेट किया गया था कि जो जनरल स्टेट्स है वहां पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 10,000 स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिनिमम 3,000 स्ट्रक्चर, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिनिमम 10,000 स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएटेड, क्वालिटी ऑफ वर्क, इम्पैक्ट ऑफ वर्क, सीएसआर इंप्लीमेंटेशन, हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। 100 अवार्ड हम लोग दिए, 5 जोन में बांटे हैं और 5 जोन में फिर अवार्ड दिए हैं। कौन सा स्टेट को बेस्ट अवार्ड मिला है? तो 3 स्टेट है बेस्ट परफॉर्मर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, इसके बाद अलग अलग जोन बनाया गया है, तो 5 जोन बनाया गया है। ठीक है, नदर्न जोन, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, हिली स्टेट्स। ठीक है, तो ये 5 जोन बना है, उसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है। ठीक है, चलो। इसके बाद है नेशनल वाटर अवार्ड। यहां पर था जल संचय जन भागीदारी अवार्ड, यहां पर है वाटर अवार्ड। नेशनल वाटर अवार्ड के अंदर हम लोग अवार्ड देते हैं उन डिस्ट्रिक्ट को जो कि अच्छा काम किया है इन वाटर कंजर्वेशन। अब वो कोई सा भी स्कीम में हो सकता है। यहाँ पर क्या था, सिर्फ इसी इनिशिएटिव के अंदर हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। यहाँ पर कोई इनिशिएटिव नहीं है, यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव में अगर आपने अच्छा काम किया है वाटर कंजर्व करने के लिए, इनोवेशन किया है, तो आपको अवार्ड मिलेगा। नेशनल वाटर अवार्ड भी प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा दिया गया है फॉर इनोवेशन इन वाटर कंजर्वेशन। डिस्ट्रिक्ट्स आर अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट अक्रॉस एनी एक्टिविटी, एनी स्कीम, एनी इनिशिएटिव। ये 6th एडिशन है, पहला एडिशन 2018 में आया था, इसको याद रखना आप। फर्स्ट एडिशन 2018 में आया था। इस एडिशन में, 6th एडिशन में 46 अवार्ड दिया गया है 10 कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर 3 बेस्ट परफॉर्मर कौन कौन से स्टेट है? महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। इससे पहले वाला में कौन था? टीसीआर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान। और यहाँ कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। यहाँ पर भी 5 जोन में डिवाइड किया गया है, नदर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट। यहाँ पर भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है। ठीक है, इसको रीड कर लेना आप। इसके बाद है ब्रैप यानी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024। ये एक स्कोर कार्ड है जहां पर हम लोग स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को रैंकिंग दे रहे हैं कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बिजनेस को आसान बनाने के लिए काम कर रहा है, बिजनेस को आसान बनाने के लिए रिफॉर्म लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो डीपीआईआईटी एक लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स लेकर के आता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जिसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है स्टेट्स को। अगर वो स्टेट ठीक से इंप्लीमेंट कर रहा है तो उसको हम लोग बेस्ट परफॉर्मर्स बोल रहे हैं, फिर उनको रिकॉग्निशन भी मिलता है। ठीक है, ये काम है। तो ये जो है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, इसमें 25 रिफॉर्म एरिया को इवेल्युएट किया गया है और फिर कैटेगराइजेशन किया गया है। तो टॉप अचीवर्स कौन निकल के आया है अक्रॉस रिफॉर्म स्टेट, वो यहाँ बताया गया है। तो जो 5 रिफॉर्म्स एरियाज में अच्छा काम किया है वो है उत्तराखंड और पंजाब। जो 4 एरियाज में बेटर काम किया है उसका नाम है आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वह 3 एरियाज में जो काम किया है उसके बारे में बात किया गया है। 2 रिफॉर्म एरिया में जो कि टॉप अचीव किया है उसके बारे में बात कहा गया है, और एक रिफॉर्म एरिया में जो बेटर परफॉर्म किया है उसका भी नाम लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये 5 एरिया वाला और ये 4 एरिया वाला। ठीक, इसके बाद हम लोग कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन भी किए हैं कि कौन सा स्टेट कौन सा कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी एक्स ऐसा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जहां पर डेवलपिंग बिजनेस सिस्टम है, यानी बिजनेस सिस्टम उतना डेवलप नहीं किया, अभी डेवलप कर ही रहा है। दूसरा कैटेगरी है कैटेगरी वाई, जहां पर स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है जो कि बहुत अच्छा से अपने बिजनेस सिस्टम को डेवलप कर लिया है। उसके अंदर भी 2 कैटेगराइजेशन है, एक फास्ट मूवर जो कि इंप्रूवमेंट कर रहा है, एक एस्पायरर जो कि इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है, ट्राई कर रहा है सिर्फ। ठीक है, तो फास्ट मूवर में गुड इंप्रूवमेंट कर रहा है ऐसा स्टेट्स जिसका कि बिजनेस सिस्टम स्टेब्लिश हो गया, यही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डीपीटीपी रूल्स 2024-25 आया है।
ठीक है, डीपीडीपी रूल्स। समझिए डीपीडीपी रूल्स क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। आपका पर्सनल डेटा बहुत सारा एप्स, बहुत सारा वेबसाइट कलेक्ट करता है, तो कैसे रखता है, कहाँ रखता है, डेटा को ब्रीच कर देगा तो, आपका पर्सनल डेटा लीक कर दिया तो इसके लिए रूल्स बनाया गया है। उसी को हम लोग बोल रहे हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। कि जो भी कंपनी आपका डिजिटल पर्सनल डेटा लेता है, तो वो किस तरह से उसको कलेक्ट करता है, क्या बिना परमिशन का कलेक्ट कर लेता है, किस तरह से उसको यूज करेगा, वो डेटा को किस तरह से यूज करेगा, वो डेटा को कहाँ स्टोर करेगा, कैसे स्टोर करेगा, और किस तरह से उसको सेफ रखेगा, इसके लिए रूल्स बनाया गया है। 2023 में एक्ट आया था, डीपीडीपी एक्ट, मतलब डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट, उसके लिए भी रूल्स आया है 2025 में। ये जो रूल्स है, ये बेस्ड है सरल अप्रोच पे। सरल अप्रोच क्या है, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। सरल का फुल फॉर्म है सिंपल, एक्सेसिबल, रैशनल एंड एक्शनेबल। तो एस से सिंपल, ए से एक्सेसिबल, आर से रैशनल, ए से एक्शनेबल, एल से कुछ नहीं है, ठीक है। 7 प्रिंसिपल है, कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन, सिक्योरिटी सेफगार्ड, अकाउंटेबिलिटी। एक बोर्ड भी बनाया गया है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कॉम्प्लायंस को देखेगा कि कंपनी कॉम्प्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या डेटा ब्रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर डेटा ब्रीच करता है तो पेनल्टी लगेगा। अगर वो सिक्योरिटी नहीं मेंटेन कर पाता है तो 250 करोड़ का पेनल्टी लगेगा। अगर वो डेटा ब्रीच कर देता है और इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, साथ में चिल्ड्रन का डेटा भी वायलेट कर रहा है, तो उस केस में 200 करोड़ का पेनल्टी लगेगा। और कोई दूसरा वायलेशन कर रहा है अंडर दिस एक्ट, तो 50 करोड़ का उसको पेनल्टी लग जाएगा। और कुछ की फीचर है कि जब भी आपसे डेटा लिया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपसे डेटा लिया जा रहा है। साथ में आपको ये बोला भी जाएगा कि वो डेटा को कहाँ वो यूज करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि डेटा आप दे दिए हैं, अब आप एक्सेस हटाना चाहते हैं, तो आप एक्सेस हटा भी सकते हैं, ठीक है। साथ में रिमूवल भी आप ले सकते हैं कि हमको डेटा आपके पास रखना ही नहीं है। हर एक कंपनी को जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है, जो डेटा फिड्यूशरी है, उसको एक कॉन्टैक्ट आदमी का देना पड़ेगा, एक आदमी को कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। डेटा ब्रीच अगर होता है तो टाइमली आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है। साथ में जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, इसमें 4 मेंबर रहेगा जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर आपका यहाँ कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होता है तो आप अपील कर सकते हैं अगेंस्ट दिस बोर्ड। कहां पर? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, टीडी सैट के पास, ठीक है। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ आप कर सकते हैं। कुछ सिटीजन का राइट के बारे में बात हुआ है, जैसे राइट टू गिव और रिफ्यूज कंसेंट, राइट टू नो हाउ डेटा इज यूज्ड, राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा, राइट टू करेक्ट पर्सनल डेटा, राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन, ठीक है। मैंडेटरी रिस्पॉन्स विद इन 90 डेज, स्पेशल मेंशन फॉर चिल्ड्रन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। चलो, इसके बाद अक्टूबर का डेटा आया है, सीपीआई डेटा आया है, यानी इन्फ्लेशन का डेटा मिला है, और पीआरएफएस डेटा भी है। तो सीपीआई डेटा देखते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन 0.25% है अक्टूबर में, ठीक है। ईयर ऑन ईयर का बात हो रहा है, यानी लास्ट ईयर अक्टूबर में और इस ईयर अक्टूबर में 0.25% का इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन के अंदर, बहुत कम है। टॉप 5 स्टेट जहां पर इन्फ्लेशन हुआ है, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु। फूड इन्फ्लेशन जो है वो अभी कम हो गया है, इन्फ्लेशन है ही नहीं, इनफैक्ट डिफ्लेशन हो गया है, -5.02% का, ठीक है। अक्टूबर का पीएफएस का बात करते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 55.4% है, यानी कितने प्रतिशत लोग जो कि काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो 55.4% लोग ऐसे हैं जो कि काम करना चाह रहे हैं या फिर करते हैं। ये जो एलएफपीआर है ये 6 मंथ का हाई पे है अभी, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कितने प्रतिशत लोग जो कि काम कर रहे हैं एक्चुअली में, 52.5%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट ऑफ लेबर फोर्स कितना है, 5.2%, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फसल बीमा योजना के अंदर 2 चीजों को हम लोग ऐड किए हैं, पहले ऐड नहीं था। पहला क्या है, क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक। वाइल्ड एनिमल अगर अटैक करता है तो आपका फसल बर्बाद हो जाता है, उसके लिए पहले आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता था, अब मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि फार्मर्स को विद इन 72 आवर्स रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी लॉसेस हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है पैडी इंडेंटेशन, इसको भी अभी रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर इसको हटा दिया गया 2018 में, फिर इसको ऐड कर दिया गया है। पैडी इंडेंटेशन का मतलब होता है कि जो भी आपका फसल है उस पर अगर पानी भर गया है और आपका फसल बर्बाद हो गया है, तो पहले ये इंश्योरेंस में कवर नहीं हुआ करता था, अब हुआ करता है। मतलब पहले हुआ करता था, 2018 में लोग हटा दिए थे। क्यों? क्योंकि 2018 पे हम लोग ये समझे ना कि जो किसान है वो क्या करता है, अपने से ही पानी भर करके पूरा खेत को भर देता है पानी से, सबमर्ज कर देता है पानी से, और बाद में फिर इंश्योरेंस का पैसा ले लेता है। तो इसीलिए इसको हटा दिया गया था, क्योंकि डिफिकल्ट था वेरीफाई करने के लिए। लेकिन अभी इसको वापस रिइंट्रोड्यूस किया गया है।
ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है, ये दोनों इवेंट जो है वो लोकलाइज रिस्क के अंदर इसको डाला गया है। ठीक है, लोकलाइज रिस्क का मतलब होता है कि कोई कोई एरिया में ही ये रिस्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025 आया है। ये क्या है? ये जो क्लासिफिकेशन है, ये कोडिंग सिस्टम है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। देखो, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग एक कोड देते हैं। क्यों देते हैं? अगर कोड देंगे ना, तो हम लोग डेटा एनालिसिस कर पाएंगे, डेटा ठीक से कलेक्ट कर पाएंगे, जीडीपी का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम लोग एक कोड डिसाइड करते हैं। पहले ये कोड 5 डिजिट का होता था, अब ये 6 डिजिट का कोडिंग होता है। अगर ये 6 डिजिट का कोडिंग होगा, इसका मतलब कि हम लोग कैटेगराइजेशन को और डिटेल कर दिए हैं, ईजी कर दिए हैं। तो इससे जो है हमारा जीडीपी कैलकुलेशन और प्रिसाइज हो पाएगा, सर्वे, डेटा कलेक्शन और आसान हो पाएगा। ठीक है, ये जो हम लोग रिवीजन किए हैं, ये रिवीजन किए हैं, तो ये रिवीजन को ओवरसी किया गया है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, एक्सपर्ट कमेटी फॉर द रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। और जो भी यहाँ पर रिवीजन हुआ है, 5 कोडिंग स्ट्रक्चर से 6 कोडिंग स्ट्रक्चर में चले गए हैं, ये अलाइंड है विद ISIC रिवीजन 5 डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन। ठीक है, चलिए, इसके बाद ट्रेड डेटा भी आया है। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर का डेटा है। यहाँ पर एक्सपोर्ट 491.8 बिलियन डॉलर हुआ है, इंपोर्ट हुआ है 569.6 बिलियन डॉलर। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएसए, चाइना, यूएई है, और इंपोर्ट सोर्सेस चाइना, यूएई और हांगकांग है। उसी तरह से अक्टूबर महीना का भी डेटा दिया गया है। ठीक है, रीड कर लो आप। इसका कुछ शॉर्ट न्यूज है, शॉर्ट न्यूज को रीड कर लेते हैं और फिर हमारा एंड हो जाएगा। इसमें बहुत सारा शॉर्ट न्यूज है, यहाँ पर जो हमने रेड में मार्क किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं रेड वाला समझाऊंगा आपको, बाकी आप रीड कर लेना। पहला है माइग्रेशन सर्वे। तो माइग्रेशन सर्वे प्रपोज किया गया है, अब ये सर्वे स्टार्ट होगा। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है वो प्रपोज किया है नेशन वाइड सर्वे ऑन माइग्रेशन, जो कि स्टार्ट होने वाला है जुलाई 2026 से लेकर के जून 2027 तक। ठीक है, इसके बाद इसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है वो युवा एआई फॉर ऑल, इसको लॉन्च किया गया है, जो कि पहला कोर्स होगा, बिगिनर फ्रेंडली कोर्स होगा, जो कि एआई कॉन्सेप्ट को सिखाएगा सिटीजन्स को। ठीक है, स्पेशली यूथ को सिखाएगा। इसके बाद जीएसटी पेविलियन को इनॉग्रेट किया गया है, जिसका थीम रखा गया है नेक्स्ट जेन जीएसटी, सरल कर खुशहाल राष्ट्र। सरल कर यानी सिंपल टैक्स, खुशहाल राष्ट्र, हैप्पी नेशन। ठीक है, इसके बाद कोडेक्स रिप्रेजेंटेशन में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है टू एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर एशिया रीजन। ठीक है, ये कोडेक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये फूड स्टैंडर्ड को देखने वाला एक इवेंट होता है, जो कि WHO और FAO द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ पर इंडिया को री इलेक्ट किया गया है टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर एशिया रीजन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जेनजी पोस्ट ऑफिस खुल रहा है IIT दिल्ली कैंपस के अंदर, इंडिया पोस्ट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद वाटर बजटिंग के लिए एक रिपोर्ट आया है नीति आयोग के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है इन कोलैबोरेशन विद GIZ इंडिया, ये भी पूछ सकता है आपसे। चलिए, उसके बाद ये भी देख लो, वर्ल्ड फिशरीज डे, ये मनाया जा रहा है 21 नवंबर को। इसका थीम है इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट था, बाकी आप एक बार रीड कर लो। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा समरी भी डन हो गया और मैंने चीज़ों को आसानी से आपको समझा भी दिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर करो मेरे दोस्त, और कमेंट जरूर करो। आपका एक कमेंट, आपके लिए तो सिंपल एक कमेंट होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा बात होता है। आपका एक कमेंट मैं दिन रात देखते रहता हूँ, और ये मुझे बहुत खुशी देता है। तो आप लाइक शेयर करो या नहीं करो, लेकिन कमेंट जरूर करो। ठीक है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आगे आने वाले वीडियोज में, मैं इसका गारंटी लेता हूँ। चलो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।